ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका रिवीजन देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, अरे वर्क एनर्जी, देखिए वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हमें वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना, पावर के बारे में पढ़ना है। मैं ज्यादा चीजें लिखूंगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लिखते जाऊंगा, एक्सप्लेन सारी चीजें कर दूंगा। बात सबसे पहले हम करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क ध्यान में रखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे कि ये बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है, इसके पास क्या है? कोई एनर्जी नहीं, हमने इसे धक्का दिया, वर्क किया, इसके पास क्या हो गई? कुछ एनर्जी आ गई। कुछ एनर्जी आई, यानी वो एनर्जी कौन दिया? हम दिए। हम कौन है? वर्क करने वाले। तो वर्क जो रहता है वो हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क हुआ है। तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उतना लंबा चौड़ा भी नहीं लेके चलो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लाइन जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्स लिखे और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम अगर जैसे कि देखो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? F इनटू S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या हो गया? फोर्स का यूनिट S, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और S का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर इसे हम किस नाम से जानते हैं? जूल के नाम से जानते हैं। डायमेंशन पे लिखने के लिए रहेगा तो वर्क का डायमेंशन हम लिख देंगे। वर्क का डायमेंशन क्या लिखेंगे? फोर्स का होता है m/t-2 फोर्स क्या हो गया? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर की रेज़ टू पावर -2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस हमारा आता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में ना हो। जैसे हमने फोर्स ऐसे लगाया और इस बॉडी के सरफेस पर रखा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का कितना कंपोनेंट इधर रहेगा? क्रॉस करेंगे इसको, इसलिए थीटा ले लेते हैं हम, 60 लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रैंडम एंगल f cos थीटा हो गया और इधर क्या हो गया? f sin थीटा। तो बात मैंने यहीं पर बोला था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहना चाहिए? एक डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स भी क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? f cos थीटा इनटू s, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? fs cos थीटा। ठीक है, fs cos थीटा, या तो इसे या थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, f वेक्टर एंड s वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? थीटा। देखो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, फोर्स कुछ थीटा एंगल पर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा, fs cos थीटा। और इसे हम लिख सकते हैं या तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, fs cos थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो अब यहां पर आ गया वर्क इज इक्वल टू fs cos थीटा। तो अब देखो यहां पर हम क्या लेकर के आते हैं? अब देखते हैं, देखो तो थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 0 डिग्री से बड़ा हो या इक्वल टू या लेस देन 90 डिग्री है, तो ध्यान रखो cos थीटा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो cos थीटा क्या हो गई? पॉजिटिव हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर कहीं तो फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एनर्जी सप्लाई, यानी हम जो फोर्स जो वर्क किया है वो क्या है? पॉजिटिव है, यानी उसने क्या किया? एनर्जी को सप्लाई किया है, यानी ऊर्जा उसने दी है बॉडी को।
एनर्जी का सप्लाई किया। वहीं पर यहाँ अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है तो इस पूरे केस में cos थीटा क्या होती है, नेगेटिव रहता है। cos थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्क डन भी हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो उसमें क्या है, एनर्जी क्या किया, फोर्स ने गेन किया है, यानी एनर्जी वहां से क्या किया, ले लिया, उस बॉडी से एनर्जी क्या बाहर निकाला। और जो तीसरा आता है जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तो cos थीटा यहाँ पर क्या हो गया 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया 0। यानी इस कंडीशन में नो वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सी के बीच का अगर 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में क्या होता, कोई भी वर्क डन नहीं होता। ठीक है, कोई भी वर्क डन नहीं होता, इस चीज को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल एक फार्मूला बताया एफएस, उसके बाद हमने बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों एक अलोंग नहीं हो और दोनों के बीच में कुछ एंगल हो तो क्या होगा, ये सारी चीजें बताया। पॉजिटिव वर्क डन में एनर्जी सप्लाई होता है, नेगेटिव वर्क डन में एनर्जी गेन होता है। यहाँ तक चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर कोई एम मास का ब्लॉक है, यहां पर पीछे से कोई आदमी खड़ा और इसने इसे फोर्स लगाया, धक्का दिया, धक्का दिया तो इसने जो फोर्स लगाया वो एफ फोर्स लगाया। तो ये क्या करेगा, बॉय ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। ये बॉय ने फोर्स लगाया और ये जो है ब्लॉक भी क्या, ब्लॉक छोड़ तो नहीं देगा, तो फिर एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। सो ब्लॉक ने एक बॉय के ऊपर भी कितना फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। और इस ब्लॉक का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट s हो गया। तो वर्क डन बाय बॉय, बॉय के द्वारा यंत्र के द्वारा कितना वर्क किया गया है इसको देखना है। वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। फोर्स कितना लड़का अप्लाई किया F, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ S, और दोनों के बीच का एंगल क्या है cos 0, तो उसमें क्या हो गया Fs, यानी कि क्या हो गया पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स यानी वर्क डन बाय बॉडी, बॉडी भी तो फोर्स लगा रहा है। यानी F जो वर्क डन बाय बॉडी है, तो वर्क डन बाय बॉडी क्या हो जाएगा, F फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ बॉडी लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है S किधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ Fs, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क, ये क्या हो गया नेगेटिव वर्क। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, अब देखो एक बार और बताइए सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन, तो वर्क डन पॉजिटिव वाई फोर्स क्या लगाया, आगे की तरफ लगाया, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, तो Fs cos 0 हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय बॉय क्या हो गया Fs पॉजिटिव वर्क, और वर्क डन बाय बॉडी, बॉडी किधर फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स उल्टा लगाएगा। जब हम दीवार को ऐसे करके धक्का देंगे तो उसके आगे कभी धक्का दे रहे हैं, दीवार में हमें पीछे की तरफ धक्का दे रही है, दीवार में हमें धक्का दे रही है, सिंपल सी बात है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वर्क डन बाय बॉडी क्या हो गया Fs cos 180 डिग्री, 180 इज द एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर, तो यहाँ पर क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि बॉय जो है एनर्जी क्या किया, सप्लाई किया है। ऑब्वियस सी बात है, बॉय जब फोर्स दे करके उसको आगे बढ़ा रहा है तो इसने क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि इसने कौन सा वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया है, और बॉडी क्या किया, एनर्जी गेन किया है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। या आपको प्रैक्टिकली भी देख रहा है कि धक्का तो लड़का दे रहा, तो उसने एनर्जी सप्लाई किया, किसको देगा, बॉडी को देगा, तो बॉडी क्या है, गेन किया। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल फोर्स यानी फोर्स जो है कंटीन्यूअसली चेंज होते जाता है। जैसे कि सपोज दैट देखो ये पूरा एक रोड, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में मान लो, यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 से कोई ब्लॉक चल रहा है, x इज इक्वल टू x2 पर, और फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे इस कंडीशन में कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी हमेशा कितना लगेगा, 2 न्यूटन। लेकिन और वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हो गया, तो x के साथ वेरिएबल इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 2x न्यूटन, यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। ओरिजिन के ऊपर जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो फोर्स 0 न्यूटन लगेगी, 1 रहेगी x की वैल्यू 2 न्यूटन, 2 रहेगी तो 4 न्यूटन, 3 रहेगी तो 6 न्यूटन, 4 रहेगी तो 8 न्यूटन, ये x के साथ बढ़ते जा रहा है, कुछ उस टाइप का फोर्स है। अब देखो, अब यहां पर हम डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू, यहां पर डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू F x2 x1 नहीं कर सकते हैं, ये डेल्टा ऐसा नहीं कर सकते x2 x1, क्यों नहीं कर सकते, वो फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी वेरिएबल आपके कंडीशन में, जब पूरे फिजिक्स के लिए ध्यान में रखिएगा, जब वेरिएबल का रोल आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी पार्ट लेते हैं। मान लो यहां से x डिस्टेंस के ऊपर फोर्स F है, यानी किसी एक पॉइंट पर तो फोर्स F रहेगा। मान लो उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में तो कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स वर्क किया वो कितना कर दिया, dw। तो इसके लिए इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं हम। तो dw इक्वल टू क्या लिखेंगे, F dx, या F वेक्टर डॉट dx वेक्टर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में। dw इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx, ये कितना हो गया, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ है। अब ये जो वर्क डन हमारा लिखा है क्या, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ये हमारा क्या लिखा है, स्मॉल वर्क डन। अब हमें ये क्या चाहिए, कंप्लीट x1 टू x2 टोटल वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw, या तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 f वेक्टर डॉट dx, खत्म हो गया, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, वेरिएबल के केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लॉक है, m मास का है, ब्लॉक है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, m मास का है, ब्लॉक है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया 3x² + 2x + 5, और इसको डिस्प्लेस कहां तक कर दिया गया, x = 5 मीटर तक। तब आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय द फोर्स है, F फोर्स कितना वर्क डन करेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स है, तो F dx दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट लिख देंगे, F dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5, F की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3x² + 2x + 5 dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है, 3x² dx, 3 हो गया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ + 2x का इंटीग्रेशन x² 2 + 5x, कहां से कहां तक, 0 टू 5, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर 5q, x³ है, x की जगह 5 लिखेंगे, 5q + 5² + 5 × 5 -0, क्योंकि यहाँ भी x रखेंगे 0 तो 0, यहाँ भी x 0 तो 0, यहाँ भी x 0 तो 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, 5 का क्यूब 125 + 25 + 25, तो कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू 175 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, 175 जूल। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं।
एरिया अंडर fx कर्व, fx कर्व f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो ये x हो गया, ये f हो गया, f इज अ फंक्शन ऑफ x, तो किसी भी तरह से ऐसे करके चलेगा, कोई भी ग्राफ बन सकता है, कोई लिमिट तो है नहीं, ऐसे करके जा रहा है। तो हमें पूछा वर्क डन, x12 x2, ठीक है, वर्क डन पूछा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग an object from x1 to x2 by force f is equal to fx, फोर्स जो वेरिएबल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, अब हमें देखो, हम ये जानते हैं dw is equal to क्या होता है, f into dx, ठीक है। और ये स्मॉल एरिया एक तरह से देख लो, ये फोर्स है और ये dx है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, पूरा डेरिवेशन इसका बता दे रहा हूं, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, मान लो यहाँ पर कुछ फोर्स ये है, इसे हमने क्या किया, dx डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, f into dx, ये स्मॉल एरिया हो गया, ये एलिमेंटल एरिया क्या हुआ, ये एलिमेंटल एरिया जो dA है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स मान लो F है कोई, तो ये फोर्स एरिया क्या है, F into dx, और यही क्या होता है, dW, तो यही जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल वर्क डन है। तो हमें क्या चाहिए, कंप्लीट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन इज इक्वल टू W is equal to integration of dW is equal to integration of dA, integration of dA is equal to integration of f dx, तो यहाँ पर W is equal to लिखेंगे integration of dx, तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, F वर्सेस x ग्राफ, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको एक बार देखिए, फिर आगे इसके ऊपर एक मेथड सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स न्यूटन में है और ये डिस्प्लेसमेंट किसमें है, मीटर में है, ठीक है। वन टू थ्री, सिक्स, 1 2 4 5, ठीक है। निकालना वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स in displacing a object from origin to x is equal to 6 मीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 3 मिनट। हमने क्या बोला, एरिया फाइंड करने के लिए बोला, यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड करने के लिए बोला, तो एक एरिया ये मान लो A1 और एक एरिया ये मान लो A2, तो वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एरिया होता है, तो W इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2, तो एक ये एरिया क्या होगा, क्या बना, आयत बना हुआ रेक्टेंगल 3 into 3, तो 9 हो गया, प्लस ये कितना होगा, ट्रायंगल बना हुआ, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट,
तो हाफ इंटू बेस कितना है 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 9 प्लस 4.5, 9 प्लस क्या हो गया 4.5 पे डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3 बाई 2, 9 बाई 2 इज 4.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 13.5 जूल इज इक्वल टू 13.5 जूल। करते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन से कनेक्टेड है, उसको सॉल्व करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। ये पुली है, आइडियल पुली है, इधर एक 6 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है, इधर क्या है एक 2 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय द टेंशन, टेंशन आने की तनाव, ठीक है, वर्क डन बाय द टेंशन, टेंशन के द्वारा क्या किया गया फॉर 6 केजी ब्लॉक, 6 केजी ब्लॉक के लिए 6 केजी ब्लॉक इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में टेंशन जो है 6 केजी, टेंशन ऑन 6 केजी ब्लॉक, ठीक है, 6 केजी ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना वर्क किया पहले सेकंड में, ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये ब्लॉक को जो रिलीज किया गया है इसे कैसे कहां से रिलीज किया गया, रेस्ट से रिलीज किया गया, ब्लॉक को जो रिलीज किया गया वो रेस्ट से रिलीज किया गया। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हम जानते हैं, अभी तक अपने को यही पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप लिख देते हैं एफएस cos थीटा, क्या थीटा का जरूरत पड़ेगा, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा गलत है सर 40 जूल। देखते हैं क्या होगा, पहले देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा। लॉज ऑफ मोशन में हम एटॉमिक मशीन के नाम से जानते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हमने देखा है, हम तो डायरेक्ट इसका टेंशन जान रहे हैं T m1 m2 बाय m1 into m2 over m1 plus m2 into g होता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं थे उसमें। तो देखो इसमें जो फोर्स लगेगा 6g इधर लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा 2g लगेगा, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। बात रहा एक्सेलरेशन, तो हम दे दिए कि एक्सेलरेशन इधर होगा, तो यहाँ तो पता ही चल रहा है कि 6 kg वाले तरफ भी ब्लॉक नीचे आएगा और 2 kg वाला ऊपर जाएगा, लेकिन जब कहीं नहीं भी पता चलेगा तब भी हम अपनी मर्जी से एक्सेलरेशन का कोई भी डायरेक्शन दे देंगे। अगर कहीं बाय द वे हमने गलत डायरेक्शन दिया, अपोजिट डायरेक्शन दिया, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हमने हम इसका यहाँ से फ्री बॉडी का इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है 6g माइनस t, देखो मोशन के डायरेक्शन में 6g है तो हमने इसे पॉजिटिव ले लिया, मोशन को अपोज कर रहा है t तो हमने माइनस t देख लिया, ये क्या हो गया नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 6a। फिर हमने इसका लिखा, देखो मोशन को सपोर्ट कौन कर रहा है टेंशन, तो हम क्या लिखेंगे t minus 2g इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a। इक्वेशन 2 हमारे पास दो अननोन है, हमारे पास कितने अननोन है, दो अननोन है, यस सर, और हमें इक्वेशन भी 2 है t और a, तो हम इससे सॉल्व करके दोनों अननोन निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करके तो t की कैंसिल होगा, तो 6g minus 2g इज इक्वल टू 4a और 6 plus 2 इज इक्वल टू 8a। यहां से एक्सेलरेशन क्या 4g यानी 40 हो गया, g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4g यानी 40 इज इक्वल टू, यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? जब हमारा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड आ गया तो अब हमें यहां से टेंशन फाइंड करने का कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन 1 में इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, तो यहां क्या आ गया 6g minus t is equal to 6 into 5, तो टेंशन को इधर लेकर के इधर ले आए, तो t is equal to 6 यानी 60 minus 30 is equal to कितना हो गया 30 न्यूटन।
अभी टेंशन कितना आ गया 30 न्यूटन। अब हमारे पास इतना तो काम हो गया, लेकिन अब हमें 1 सेकंड में देखना है कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस कितना हो गया। टेंशन इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और एक्सीलरेशन इधर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो हमें क्या देखना है कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस करेगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, s ut plus half at स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो 0 होगा, क्योंकि इनिशियल एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 5 इनटू टी स्क्वायर, क्या बोला फर्स्ट सेकंड में, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 5/2 मीटर। सर हमने तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लिया नीचे, तो नहीं एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे मानेंगे, ये तो इधर भी फोर्स लग रहा है, इसके कुछ तो बैलेंस होगा ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तब लगता है जब हम फ्री फॉल करते हैं, जब फ्रीली छोड़ देते हैं, ठीक है, तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। लेकिन ये फ्री फॉल नहीं हो रहा है, ये कनेक्टेड है किसी बॉडी से। इस कंडीशन में हम हमारा नेट एक्सेलरेशन ये a होगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 5/2 मीटर। तो वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है ts cos ऑफ थीटा। तो टेंशन कितना लग रहा है 30 न्यूटन, यस 30। 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 5/2। लेकिन देखिए इस 6 kg ब्लॉक के ऊपर बोले डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और टेंशन क्या लग रहा है ऊपर हो रहा है cos 180। तो 2 से 15 हो गया, cos 180 -1 -75 जो किसी का आया था, वेरी गुड, ठीक है, -75 जूल। देखते हैं एनर्जी के बारे में, देखते हैं एनर्जी। हमारे पास मेन जो एनर्जी पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप का एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनते रहिएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम हिंदी में बोल देते हैं गतिज ऊर्जा, और इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी की वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वजह से। अगर इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो हाफ mv² होगा, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी डिफरेंट टाइप में होती है। ये स्थितिज ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड यानी संरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इन सारी चीजों में पाई जाती है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी रिमेनिंग कल एक क्लास और मौका मिलेगा रिवीजन करने का, तो खत्म हो जाएगा एनर्जी और पावर बता देना, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और जो भी आप पहले पढ़े हुए हैं, जो भी आप जैसे भी नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है क्लास में बैठने के लिए पहले क्लास में बैठने के पहले आप उसे कंप्लीट अपने साइड से पूरा कंप्लीट रखिए, ठीक है। आपको पूरा पता होना चाहिए। हाँ, गलत कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, गलत कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम होगा। बस बेसिक जो है कंप्लीटली पूरा तरह से नॉलेज रखिए अपने पास, जितना पढ़ा हुआ है, जो 11 12 ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए थैंक यू।